हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने जूलॉजी का जो आपका पूरा सिलेबस है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जूलॉजी में आपके 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और चौथा जो है आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा। इसमें तीनों पेपर 50 मार्क्स के हैं और प्रैक्टिकल जो है आपके 75 मार्क्स का है। फर्स्ट पेपर जो है इसमें आपका वो है मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर जो पेपर है इसमें आपके 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है इसमें आपके वो है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर डिसऑर्डर्स। इसमें आपको सभी प्रकार की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके बारे में और उसके जो डिसऑर्डर्स है उनसे संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में जानेंगे हम। जैसे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, इन ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। और हार्मोन की रासायनिक प्रकृति, हार्मोन की कार्य प्रणाली, तंत्रिका स्राव, पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण, कीटों की अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिकीय प्रेषक, ये आपकी इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी से। एंडोक्राइनोलॉजी जो है किसे कहते हैं, तो शरीर में उपस्थित कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है जो किसी भी प्रकार के स्राव को स्रावित करता है, इसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। श्रवण के आधार पर ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। एक्सोक्राइन ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो स्राव के रूप में एंजाइम स्रावित करती हैं एवं इनके द्वारा स्रावित स्राव किसी नलिका द्वारा टारगेट ऑर्गन में डाला जाता है। अतः इन ग्रंथियों को नलिका युक्त या डक्टस ग्लैंड भी कहा जाता है। अतः इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सेकंड जो ग्रंथि है वो है एंडोक्राइन ग्रंथि। ये ग्रंथियां अपने स्राव के रूप में हार्मोन का स्रावण करती हैं एवं अपने स्राव को बिना किसी नलिका के विसरण विधि के द्वारा सीधे ही रक्तवाहिनी में डाल देती है। अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है या इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इस प्रकार से इनके जो श्रवण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम जो है वो बायोकैटेलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जबकि हार्मोन उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को उत्तेजनशीलता प्रदान करते हैं। ये पहला अंतर है दोनों में कि ये तो एंजाइम तो बायोकैटेलिस्ट है जबकि हार्मोन जो है वो उत्तेजक पदार्थ हैं। एंजाइम क्रिया के बाद में नष्ट नहीं होते हैं, वैसे के वैसे बने रहते हैं क्रिया के पश्चात भी, जबकि हार्मोन जैसे ही क्रिया करेंगे वैसे क्रिया करने के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम क्रिया विशिष्ट होते हैं जबकि हार्मोन कार्य विशिष्ट होते हैं। एंजाइम इनका मोलिकुलर वेट 1 लाख से अधिक होता है, जबकि हार्मोन का जो मोलिकुलर वेट है वो 30,000 से 1 लाख तक हो सकता है। एंजाइम केवल प्राणियों के शरीर के अंदर ही क्रियाशील होते हैं, जबकि हार्मोन प्राणियों के शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर क्रियाशील हो सकते हैं। एंजाइम नॉन वोलेटाइल होते हैं जबकि हार्मोन वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं, अर्थात वाष्पशील प्रकृति के होते हैं जो वायु में फैलकर अन्य प्राणियों को भी प्रभावित कर सकते हैं। एंजाइम की कार्बन श्रृंखला लंबी जबकि हार्मोन की कार्बन श्रृंखला छोटी होती है। एंजाइम स्रावित भाग के पास में क्रियाशील होते हैं और हार्मोन स्रावित भाग से दूर क्रियाशील होते हैं। एंजाइमों का कृत्रिम संश्लेषण संभव नहीं है जबकि हार्मोन का कृत्रिम संश्लेषण संभव है और इनको व्यापारिक तौर पर भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ह्यूमुलिन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत हम सबसे पहली जो ग्रंथि देख रहे हैं आज, उसका नाम है थायराइड ग्रंथि।
थायरॉइड ग्रंथि जो है वो ट्रेकिया की अधर पार्श्व सतह पर एक द्विपिंडकीय ग्रंथि के रूप में थायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है। ये देखिए इसके डायग्राम में आप देखिए, ये ट्रेकिया है मध्य में और दोनों तरफ जो है ये ट्रेकिया के अधर पार्श्व सतह पर दो पिंडों के रूप में थायरॉइड ग्रंथि प्रेजेंट है। ओके देन, दोनों पिंड आपस में इस्थमस नामक संरचना से जुड़े हुए होते हैं, अतः ये एच के आकार की ग्रंथि होती है। तो आप डायग्राम में भी इसमें देखेंगे कि दोनों जो पिंड है वो इस्थमस संरचना से जुड़े हुए हैं और इसका आकार जो है अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होता है। प्रत्येक थायरॉइड पिंड में थायरॉइड पिंडक पाए जाते हैं जिनके द्वारा थायरोग्लोबुलिन नामक जिलेटिनस पदार्थ का स्रावण होता है, जिसे रक्त में डाला जाता है। निष्क्रिय थायरोग्लोबुलिन रक्त में उपस्थित आयोडीन से क्रिया करता है, अर्थात थायरोग्लोबुलिन जो है वो आयोडीन से क्रिया करेगा। तो पहला जो मोनोआयोडोथायरोनिन जो है वो आयोडीन से क्रिया करके डाईआयोडोथायरोनिन बनाएगा, फिर आयोडीन से क्रिया करेगा और ट्राईआयोडोथायरोनिन बनाएगा, फिर आयोडीन से क्रिया करेगा और टेट्राआयोडोथायरोनिन बनाएगा। इस प्रकार से इनको हम मोनोआयोडोथायरोनिन को T1, डाईआयोडोथायरोनिन को T2, ट्राईआयोडोथायरोनिन को T3 और टेट्राआयोडोथायरोनिन को T4 भी कहते हैं। इस प्रकार से T3 और T4 ये दोनों मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। थायरोग्लोबुलिन के स्राव हेतु थायरॉइड ग्रंथि को पिट्यूटरी से थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजा जाता है, TSH यहाँ पर भेजा जाता है। थायरोक्सिन द्वारा प्राणी की BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित कर श्वसन, धड़कन, परिसंचरण आदि सभी क्रियाओं का नियमन यहाँ से किया जाता है। थायरॉइड सामान्यतया 25 ग्राम वजन की ग्रंथि होती है जो शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो महिलाओं में बड़ी अथवा महिलाओं में इसका वजन जो है लगभग 30 ग्राम होता है। महिलाओं में थायरोक्सिन भ्रूणीय परिवर्धन का नियमन करता है और मेंढक के लार्वा में यह जो है वो कायांतरण को प्रभावित करता है। थायरॉइड से उत्पन्न असामान्यताएं थायरॉइडिज्म कहलाती हैं। थायरॉइड ग्रंथि के कारण जो उत्पन्न असामान्यताएं या डिसऑर्डर्स होते हैं उनको थायरॉइडिज्म कहते हैं। थायरोक्सिन की कमी से हाइपोथायरॉइडिज्म एवं अधिकता से हाइपरथायरॉइडिज्म नामक रोग हो जाते हैं। यहाँ आपको मैं बताऊंगी कि हाइपो शब्द जो है हमेशा कम के लिए प्रयुक्त होता है और हाइपर शब्द जो है वो अधिक के लिए एवं आइसो शब्द जो है वो समान के लिए। हाइपो, हाइपर, आइसो। हाइपो यानी कम, हाइपर यानी अधिक और आइसो यानी समान, बराबर। ओके, अब थायरॉइड ग्रंथि में विशेष प्रकार की C आकार की पैराफोलिकुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन जो है वो पैराफोलिकुलर कोशिकाओं द्वारा होता है। थायरॉइड ग्रंथि के पिंडों में एक या दो जोड़ी गोल अथवा अंडाकार पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है जिनके द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ पर किया जाता है। पैराथार्मोन का सर्वप्रथम संश्लेषण जो है कॉलिप नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। फिलिप कॉलिप के द्वारा संश्लेषण होने के कारण इस हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का नियमन करता है, अतः इसकी कमी के कारण हाइपोपैराथायरॉइडिज्म रोग हो जाता है, जिससे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाने से अस्थियों एवं पेशियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो शरीर है वो धनुष के आकार का हो जाता है एवं पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होने के कारण इसे हाइपोकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म यानी पैराथार्मोन की अधिकता के कारण से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के कारण अस्थियों में कैल्शियम निकल जाएगा
जिससे बोन्स छिद्रित हो जाएगी और इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस नाम दिया गया है और यह रोग जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। कई बार ये जो छिद्रित स्थान हैं यहाँ पर फाइब्रस ऊतक भर जाते हैं और फाइब्रस ऊतक भर जाने से अब यह स्थिति ऑस्टियोपोरोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहलाती है, यानी यह रोग ऑस्टियोपोरोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहलाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन द्वारा भी कैल्शियम व फास्फोरस का नियमन किया जाता है जो पेराथ हार्मोन के विपरीत होता है। इसके अतिरिक्त पेराथ हार्मोन की कमी से जो है पक्षियों में कवच विहीन अंडे उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थायरॉइडिज्म की। थायरॉइडिज्म में हम दो प्रकार की स्थितियों को पढ़ेंगे यहाँ पर, हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। हाइपोथायरॉइडिज्म जो है इससे 4 प्रकार के रोग होते हैं, क्रेटिनिज्म, गोइटर, मिक्सोडेमा, हाशिमोटो। पहला जो रोग है वो है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का अर्थ ये है कि बाल्यावस्था में थायरोक्सिन की कमी से वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कद जो है वो छोटा हो जाता है, अर्थात बौनापन आ जाता है। यहाँ पर लैंगिक परिपक्व नहीं होता है, यानी ये स्टेराइल होते हैं, बीएमआर कम होती है इनकी, सर्दी लगती है इनको और निम्न बुद्धि के होते हैं ये, और हार्ट बीट कम होती है इनकी, हाथ और पाँव जो है वो छोटे होते हैं, हाथ और पाँव जो है इनके छोटे होते हैं। सेकंड जो डिजीज़ है वो है गोइटर। तो थायरोक्सिन की कमी एवं नेगेटिव फीडबैक से थायराइड का बढ़ जाना, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना, जिससे कि ग्रंथि फूल जाती है, इसे गोइटर कहते हैं। तीसरा रोग जो है वो है मिक्सोडेमा। ये श्वसन, धड़कन, परिसंचरण इसके कारण कम हो जाता है और वयस्क अवस्था में होता है। चौथा रोग है वो है हाशिमोटो डिजीज़। थायरॉइडिज्म के प्रति बनी एंटीबॉडी के द्वारा थायराइड ग्रंथि का नष्ट होना हाशिमोटो डिजीज़ कहलाता है। इसे सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। मेडिसिन्स ही जो है एंटीजन की तरह यहाँ पर कार्य करने लगती है, जिसके कारण से यह ग्रंथि नष्ट हो जाती है। हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण से निम्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला रोग जो है वो है एक्जोप्थेल्मिक गोइटर। एक्जोप्थेल्मिक गोइटर थायराइड के बढ़ने से नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाते हैं, जिससे कि चेहरा भयानक दिखाई देने लगता है। सेकेंड डिजीज़ जो है वो है प्लूमर्स डिजीज़। इसमें थायराइड ग्रंथि में गांठें बनने लग जाती हैं, इसे प्लूमर डिजीज़ कहते हैं। तीसरा जो रोग है वो है ग्रेव्स डिजीज़। जब संपूर्ण ग्रंथि में एक समान वृद्धि होने लग जाए तो इसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। इस प्रकार से हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म दोनों को सम्मिलित रूप से थायरॉइडिज्म कहते हैं और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी और अधिकता दोनों के कारण ही किसी न किसी प्रकार का रोग हो सकता है। इसलिए इस हार्मोन का बॉडी में बैलेंस होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझाऊंगी। आप इसका रिवीजन कीजिएगा। ओके, थैंक यू।